ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 11। इवान ने हॉल रूम के ठंडे फर्श पर मुंह के बल लेते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसने धीरे से बैठने की कोशिश की लेकिन उसे पूरी तरह से थकावट महसूस हुई, जैसे उसने अभी अभी मैराथन दौड़ लगाई हो। इवान मुश्किल से बैठा और पहले तो वह भ्रमित था कि वह इतना थका हुआ क्यों महसूस कर रहा है। जल्द ही उसके दिमाग में बेहोश होने से पहले जो कुछ हुआ था उसकी यादें ताज़ा हो गईं और इवान ने हॉल में काले धुएं की तलाश की लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। इवान ने अपने से थोड़ी दूर पर धूल का एक पहाड़ देखा जो मूर्ति और मंच के धूल में बदल जाने के बाद बना था, क्योंकि इवान के शरीर से काली आभा निकल रही थी। लेकिन अचानक इवान को लगा कि कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि किसी कारण से उसे लगा कि उसकी दृष्टि पहले से बहुत बेहतर है और वह चीज़ों को पहले से कहीं अधिक स्पष्ट रूप से देख सकता है। इवान पहले तो भ्रमित था, लेकिन फिर उसे वह कोर याद आ गया जो उसका शरीर छीनने वाले व्यक्ति ने उसे दिया था। उसने अपनी दाईं ओर देखा जहां उसे याद आया कि काले धुएं ने कुछ गिराया था। इवान ने अपने पास रखी एक अंगूठी देखी। जब उसने अंगूठी देखी तो इवान का दिल धड़क उठा। उसने धीरे से कांपते हाथों से अंगूठी उठाई और अंगूठी को ध्यान से देखा। जब उसे पता चला कि यह क्या है तो उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। हा, अचानक इवान जोर से हंसा। ये वास्तव में एक स्टोरेज रिंग है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि शैतान ने मुझे एक स्टोरेज रिंग दी है। मैं इसे आसानी से 100,000 क्रेडिट में बेच सकता हूँ। अरोरा की दुनिया में स्टोरेज रिंग दुर्लभ नहीं है, लेकिन केवल अमीर लोग ही उन्हें खरीद सकते हैं। इवान, जिसने 2 साल तक काम करने के बाद मुश्किल से 30,000 क्रेडिट बचाए थे, वह कभी इस अंगूठी को खरीदने की कल्पना भी नहीं कर सकता था, लेकिन यहाँ उसे यह मुफ्त में मिल गई। इवान ने जल्दी से स्टोरेज रिंग पर खून की एक बूंद डाली ताकि इसे खुद से जोड़ सके। स्टोरेज रिंग को खुद से जोड़ने के बाद इवान ने जल्दी से जांच की कि शैतान ने उसे कितने कोर दिए हैं। इवान का जबड़ा लगभग जमीन पर गिर गया जब उसने स्टोरेज रिंग की जांच की। स्टोरेज रिंग के अंदर लगभग 50 कोर थे। इवान लगभग मर ही गया था, क्योंकि वह 3 कोर पाने के लिए कालकोठरी में घुसा था, लेकिन यहाँ उसे उस बेकार शरीर का बलिदान देकर एक स्टोरेज रिंग और 50 कोर मिल गए। क्या वह शैतान मूर्ख था? उसने मुझे ठीक किया और फिर मुझे एक मजबूत अंगूठी और इतने सारे कोर दिए, सिर्फ उस बेकार काया के लिए, इवान ने अवाक भाव से कहा। क्या उसने वाकई मेरी काया छीन ली? इवान ने संदेह भरे लहजे में कहा और अपनी स्टेटस विंडो खोली। नाम इवान, रैंक F, मोनाक कोर रैंक F, ताकत F, चपलता F, मन F, सहनशक्ति F जोड़, बुद्धिमत्ता F, भाग्य A जोड़, आकर्षण D, कौशल शैडो वॉक, काया शैडो मोनाक काया, पदनाम नौकरी कोई नहीं। यह मोनाक कोर रैंक क्या है? इवान ने अपनी स्टेटस विंडो में एक नया शब्द देखने के बाद पूछा, लेकिन वह तब तक नीचे देखता रहा जब तक कि उसे अपनी काया नहीं दिख गई। क्या? इवान ने अपनी काया के विवरण में एक नया नाम देखने के बाद चौंक कर चिल्लाया। जैसे ही इवान ने देखा छाया सम्राट काया, कुछ विवरण उसकी स्थिति विंडो पर दिखाई दिए। छाया सम्राट काया, दुनिया में मौजूद निषिद्ध काया में से एक। यह आपको अपने दिल के अंदर एक सम्राट कोर बनाने की अनुमति देता है। सम्राट कोर एक कोर की 100 केयर ऑफ शक्ति को अवशोषित कर सकता है। कोर को अवशोषित करते समय 3% संभावना है कि आपको उस राक्षस का कौशल प्राप्त होगा जिससे कोर निकाला गया था। बूम! इवान को लगा जैसे उसके दिमाग में विस्फोट हो गया हो जब उसने अपनी नई काया के विवरण को पढ़ा, क्योंकि यह सामान्य ज्ञान है कि एक व्यक्ति केवल एक कोर की अधिकतम 50 केयर ऑफ शक्ति को अवशोषित कर सकता है, और यहाँ वह पढ़ रहा है कि अपनी नई काया की मदद से वह एक कोर की 100 केयर ऑफ शक्ति को अवशोषित कर सकता है, और यहाँ तक कि 3% संभावना है कि उसे उस कोर से एक कौशल प्राप्त होगा। ये बस अंडरस्को। इवान के पास शब्द नहीं थे, क्योंकि पहले अपनी काया के कारण वह अपनी शक्ति में सुधार नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब उसकी नई काया उसकी शक्ति को सबसे तेज गति से सुधार सकती है। लेकिन इवान जल्दी से शांत हो गया, क्योंकि ऐसी कई चीजें थीं जो उसे समझ में नहीं आ रही थीं। पहली यह कि उसे यह काया कैसे मिली, दूसरी यह निषिद्ध काया क्या है, तीसरी यह सम्राट कोर क्या है। उसके दिल के अंदर बहुत सारे सवाल थे और कोई जवाब नहीं था। उसके सिर में ये सब सोचते ही दर्द होने लगा। रुको, मैं इस काया का विवरण क्यों देख सकता हूँ? इवान ने अपनी काया के विवरण को देखते हुए कहा, क्योंकि अतीत में जब उसकी छाया काया थी तो वह इससे संबंधित कोई विवरण नहीं देख पा रहा था। जब भी उसने इसके विवरण को देखने की कोशिश की तो उसे केवल प्रश्न चिन्ह ही दिखाई दे रहे थे और कुछ नहीं, लेकिन अब किसी कारण से वह अपनी नई काया का विवरण देख सकता है। इवान को समझ में नहीं आ रहा था कि काया खोने के बाद क्या हुआ। सम्राट कोर, मुझे याद है, मुझे ऐसा लग रहा था मेरा दिल फटने वाला है इससे पहले कि मैं बेहोश हो जाऊं। क्या यह इस कोर की वजह से है? इवान ने कहा और अपने दिल में कुछ अजीब महसूस करने की कोशिश की। इवान ने अपनी आंखें बंद की और अपने मन को अपने दिल पर केंद्रित किया। अचानक उसके दिमाग में उसके दिल की तस्वीर उभरी और इवान अपने दिल के अंदर धीरे धीरे घूमते हुए चावल के दाने के आकार की एक काली गेंद को देख पाया। तो यह एक सम्राट कोर है जो मुझे कोर की 100% शक्ति को अवशोषित करने में मदद कर सकता है।
इवान ने संदेह से कहा, क्योंकि यह कोर सिर्फ एक चावल के दाने के आकार का था, यह उसे कोर से 100% शक्ति को अवशोषित करने में कैसे मदद कर सकता है। इवान ने शैतान से प्राप्त स्टोरेज रिंग को देखा और इसमें से एक लाल कोर निकाला। यह एक अग्नि कोर था जिसे अग्नि प्रकार के राक्षस से लिया गया होगा। स्टोरेज रिंग के अंदर सभी कोर डी रैंक के थे। इवान ने कोर को बाहर निकालने के बाद एक गहरी सांस ली। चलो देखते हैं कि क्या मैं अब उन कोर को अवशोषित कर सकता हूं जो छाया प्रकार के नहीं हैं, इवान ने कहा और इसे परिष्कृत करने के लिए अपने मन को कोर में भर दिया। जैसे ही इवान ने कोर में अपना मैना डाला, कोर के चारों ओर नारंगी आग जैसी फुंसियां दिखाई देने लगीं और इवान के शरीर की ओर बढ़ने लगीं। इवान ने इसे घबराहट भरी नज़र से देखा, क्योंकि अगर उसका शरीर इन फुंसियों को अवशोषित कर लेता है तो इसका मतलब है कि वह अब सामान्य शिकारियों की तरह अन्य कोर को भी अवशोषित कर सकता है। लेकिन अगर वह इन फुंसियों को अवशोषित करने में सक्षम नहीं था तो इसका मतलब है कि उसके लिए कुछ भी नहीं बदला है। फुंसियां धीरे धीरे उसके शरीर के पास आईं और उसके द्वारा अवशोषित कर ली गईं। इवान की आंखें चमक उठी जब उसने ये देखा और सिर्फ 1 मिनट में कोर गायब हो गया और इवान को लगा कि उसकी शक्ति में थोड़ा सुधार हुआ है। मैं कोर की सिर्फ 30% शक्ति अवशोषित करने में सक्षम था, इवान ने कहा जब वह कोर की 100% शक्ति अवशोषित करने में सक्षम नहीं था। क्या ये शरीर भी एक धोखा है? इवान ने कहा जब वह कोर की 100% शक्ति अवशोषित करने में सक्षम नहीं था। शैडो मोनार्क फिजिक, दुनिया में मौजूद निषिद्ध फिजिक में से एक। यह आपको अपने दिल के अंदर एक मोनार्क कोर बनाने की अनुमति देता है। मोनार्क कोर एक कोर की 100 केर ऑफ शक्ति को अवशोषित कर सकता है। कोर को अवशोषित करते समय 3% संभावना है कि आपको उस राक्षस का कौशल प्राप्त होगा जिससे कोर निकाला गया था। इवान ने फिजिक के विवरण को एक बार फिर से पढ़ा ताकि यह पुष्टि हो सके कि उसने पहले विवरण गलत नहीं पढ़ा था। विवरण पढ़ने के बाद इवान ने एक और कोर निकाला और एक बार फिर इसे अवशोषित करने की कोशिश की। इवान ने उस ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया जो उसके द्वारा कोर से अवशोषित की जा रही थी। उसके शरीर में प्रवेश करने के बाद ऊर्जा उसके दिल के पास चली गई, लेकिन मोनार्क कोर द्वारा अवशोषित होने के बजाय इवान ने देखा कि ऊर्जा उसके प्राइम कोर द्वारा अवशोषित की जा रही थी। राक्षसों की तरह ही मनुष्यों के शरीर के अंदर भी एक कोर होता है जो उनके हृदय के पास स्थित होता है। राक्षसों के विपरीत जिनके पास उनके प्रकार के आधार पर कोर होते हैं, जैसे अग्नि राक्षसों के शरीर के अंदर एक अग्नि कोर होता है, मनुष्यों के पास एक सफ़ेद कोर होता है जिसे प्राइम कोर कहा जाता है। अपनी रैंक को बेहतर बनाने के लिए मनुष्यों को इस कोर को परिष्कृत करना होगा और इसकी रैंक को बेहतर बनाना होगा। वर्तमान में इवान के प्राइम कोर की रैंक F है। यही वजह है कि वह F रैंक का शिकारी है। जब इवान ने कोर की शक्ति को अवशोषित किया तो उसने देखा कि कोर की ऊर्जा सम्राट कोर द्वारा अवशोषित होने के बजाय उसके प्राइम कोर द्वारा अवशोषित की जा रही थी। मैं सम्राट कोर द्वारा ऊर्जा को कैसे अवशोषित कर सकता हूँ? ये देखकर इवान हैरान रह गया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह अपने सम्राट कोर का उपयोग कोर से ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए कैसे कर सकता है। इवान ने एक और कोर निकाला और उसे अपने सीने के क्षेत्र के पास लाया जहां उसका हृदय स्थित था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इवान ने कोर को ध्यान से देखा और अचानक उसे खाने की इच्छा हुई। मुझे इसे खाने की ज़रूरत नहीं है ना? इवान ने अविश्वास में कहा जब उसे अचानक कोर खाने की इच्छा हुई। अगर मैं कोर खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। इवान ने 2 साल में जो सीखा उसके अनुसार आप कोर नहीं खा सकते। अगर आप कोर खाते हैं तो उसमें मौजूद अपरिष्कृत ऊर्जा आपके शरीर को अंदर से नष्ट कर देगी। आपको कोर की ऊर्जा को परिष्कृत करने के लिए अपने मन का उपयोग करना होगा और फिर आप अपने कोर की रैंक बढ़ाने के लिए इसे अवशोषित कर सकते हैं। अगर आप सीधे कोर खाते हैं तो आपके मरने की बहुत अधिक संभावना है। यही कारण है कि इवान हैरान था जब उसे अचानक कोर खाने की इच्छा हुई। इवान ने अपने मोनार्क कोर का उपयोग करके कोर को अवशोषित करने के लिए अन्य तरीकों की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। क्या मुझे वास्तव में इसे खाना होगा? इवान कोर खाने में झिझक रहा था, क्योंकि अगर उसका मोनार्क कोर ऊर्जा को अवशोषित नहीं करता तो कोर की अपरिष्कृत ऊर्जा के कारण उसके मरने की बहुत अधिक संभावना है। मैं कोर को निगलूंगा नहीं और बस इसे अपने मुंह में डालूंगा, इवान ने कहा और झिझक के साथ उसने एक कोर अपने मुंह में डाल लिया। इवान ने सुनिश्चित किया कि वह कोर को निगले नहीं, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने कोर को निगल लिया और उसका शरीर काम नहीं करेगा तो वह बुरी तरह मर जाएगा। जैसे ही इवान ने कोर को अपने मुंह में डाला और यह उसकी जीभ को छू गया, उसके दिल के अंदर मोनार्क कोर जो धीरे धीरे घूम रहा था अचानक गति पकड़ ली, जैसे कि उसे कुछ महसूस हुआ हो। और जैसे ही मोनार्क कोर तेजी से घूमने लगा, इवान ने अपने मुंह में जो कोर डाला था वह पिघलने लगा। इवान अचानक हुई घटनाओं से चौंक गया और इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, कोर गायब हो गया और शुद्ध ऊर्जा में बदल गया जो उसके दिल की ओर बढ़ने लगा। इवान महसूस कर सकता है कि कोर की ऊर्जा उसके दिल के पास आ गई है, लेकिन इस बार कोर की ऊर्जा प्राइम कोर में जाने के बजाय उसके दिल के अंदर प्रवेश कर गई और उसके घूमते हुए मोनार्क कोर द्वारा अवशोषित कर ली गई। जैसे ही मोनार्क कोर ने सारी ऊर्जा अवशोषित कर ली, इवान को लगा कि उसका शरीर और भी मजबूत हो गया है और यह स्पष्ट था कि मोनार्क कोर ने कोर की सारी ऊर्जा अवशोषित कर ली है और प्राइम कोर की तरह ऊर्जा बर्बाद नहीं कर रहा है। तो ये शरीर वास्तव में मुझे कोर की 100% ऊर्जा अवशोषित करने में मदद कर सकता है, इवान ने प्रसन्न स्वर में कहा जब वह कोर की 100% ऊर्जा अवशोषित करने में सक्षम हो गया।
लेकिन अचानक इवान ने कुछ सोचा और उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। ये सही नहीं हो सकता, इवान ने कहा और एक और कोर निकाला और उसे अपने मुंह में डाल लिया। जैसे पहले कोर शुद्ध ऊर्जा में बदल गया और उसके मोनाक कोर द्वारा अवशोषित कर लिया गया। इवान ने महसूस किया कि कोर को अवशोषित करने के बाद उसका शरीर मजबूत हो गया है। इवान ने एक और कोर निकाला और इस बार इसे परिष्कृत करने के लिए अपने मन का उपयोग किया। इस बार कोर की ऊर्जा उसके प्राइम कोर द्वारा अवशोषित कर ली गई और उसने महसूस किया कि उसका शरीर थोड़ा मजबूत हो रहा है। हालांकि जब उसने अपने मोनाक कोर के साथ प्रगति की तुलना की तो यह आधी भी नहीं थी। मैं दोनों कोर की रैंक बढ़ाकर अपनी शक्ति में सुधार कर सकता हूं, इवान ने उत्साहित स्वर में कहा, क्योंकि दूसरों के विपरीत जो केवल अपने प्राइम कोर की रैंक बढ़ाकर ही मजबूत हो सकते हैं, इवान के पास 2 कोर थे और वह दोनों कोर से अपनी शक्ति बढ़ा सकता है, जिसका अर्थ है कि वह एक सामान्य शिकारी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली होगा जो उसके समान रैंक पर है। मुझे सामान्य लोगों की तुलना में अधिक कोर का उपयोग करना होगा क्योंकि मुझे 1 के बजाय 2 कोर की रैंक में सुधार करना है। लेकिन अब जब मैं दूसरों की तरह किसी भी कोर को अवशोषित कर सकता हूं तो यह मेरे लिए कोई समस्या नहीं होगी। इवान ने स्टोरेज रिंग को देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मुझे लगता है कि ये कोर मेरे मोनाक कोर की रैंक को डी रैंक तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त हैं, जो एक कोर से 100% ऊर्जा अवशोषित कर सकता है। इवान ने पहले अपने मोनाक कोर की रैंक में सुधार करने का फैसला किया क्योंकि यह एक कोर से 100% ऊर्जा अवशोषित कर सकता है और इस बात की 3% संभावना भी है कि उसे एक कोर से एक कौशल प्राप्त होगा जो उसकी शक्ति को और भी बढ़ा देगा। ये तय करने के बाद इवान ने और इंतजार नहीं किया और अपने अंदर कोर डालना शुरू कर दिया, एक एक करके मुंह से। जब इवान ने 12वें कोर को अवशोषित किया तो कोर से कौशल प्राप्त करने की 3% संभावना आखिरकार सक्रिय हो गई और उसके सामने एक अधिसूचना दिखाई दी। इवान अपने सम्राट कोर का उपयोग करके कोर को अवशोषित करना जारी रखता है और जब उसने अपना 12वां कोर अवशोषित किया जो एक पवन प्रकार के राक्षस से आया था तो उसके सामने एक अधिसूचना दिखाई दी। आपने कौशल जल्दबाजी सीख ली है। मुझे इतनी जल्दी कौशल सीखने की उम्मीद नहीं थी, इवान ने प्रसन्न स्वर में कहा और अपने नए कौशल के विवरण को देखा। जल्दबाजी, एक कौशल जो 1 मिनट के लिए आपकी चपलता को 20% तक बढ़ाता है। कूल डाउन समय 30 सेकंड। अपनी चपलता में सुधार करने के लिए एक सरल लेकिन उत्कृष्ट कौशल। हालांकि इवान एक हमला प्रकार का कौशल प्राप्त करने की उम्मीद कर रहा था, वह इस कौशल से निराश नहीं था क्योंकि उसके लिए अवशोषित करने के लिए अभी भी कई कोर बचे थे। कौशल सीखने के बाद इवान अधिक कोर को अवशोषित करना जारी रखता है और जैसे ही उसने जल्दबाजी कौशल प्राप्त करने के बाद 2 और कोर को अवशोषित किया, इवान ने महसूस किया कि उसका सम्राट कोर तेजी से घूमने लगा है। अचानक आसपास से मैना उसकी ओर बहने लगी और उसके शरीर में प्रवेश करने लगी। जब आसपास का मैना उसकी ओर बढ़ा तो इवान के सिर के ऊपर मैना का एक भंवर दिखाई दिया। उसके शरीर में प्रवेश करने के बाद मैना उसके दिल की ओर बढ़ गया और उसके सम्राट कोर द्वारा अवशोषित कर लिया गया। इवान को अपने दिल में हल्का दर्द महसूस हुआ लेकिन वह इसे आसानी से सहन करने में सक्षम था। इवान के सिर के ऊपर मैना भंवर इवान के शरीर के पास मैना इकट्ठा करना जारी रखता है और 1 मिनट के बाद इवान को लगा कि उसका सम्राट कोर घूमना बंद कर देता है। अचानक सम्राट कोर ने ऊर्जा का एक विस्फोट जारी किया और यह ऊर्जा उसके शरीर को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। इवान ने महसूस किया कि उसका शरीर दूसरे स्तर तक मजबूत हो रहा है और उसकी मैना क्षमता बहुत बढ़ गई है। नाम इवान, रैंक F, मोनाक कोर रैंक A, ताकत F, चपलता F, मन F, सहनशक्ति F जोड़, बुद्धिमत्ता F, भाग्य A जोड़, आकर्षण D जोड़, कौशल शैडो वॉक हस्ट, फिजिक शैडो मोनाक फिजिक, पदनाम नौकरी कोई नहीं। मेरा मोनाक कोर सीधे F जोड़ रैंक के बजाय A रैंक पर पहुंच गया, इवान ने अपनी स्थिति विंडो को देखकर कहा। लेकिन मेरी स्थिति अभी भी वैसी ही क्यों है? मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूं कि मेरे मोनाक कोर के A रैंक पर पहुंचने के बाद मेरी ताकत, चपलता और अन्य स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। इवान भ्रमित था जब उसने देखा कि उसके मोनाक कोर के A रैंक पर पहुंचने के बाद भी उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। मुझे लगता है कि स्थिति तभी बदलेगी जब मेरा प्राइम कोर आगे बढ़ेगा। इस बारे में सोचने के बाद इवान ने सोचा कि यह तर्कसंगत है कि उसके मोनाक कोर के कारण उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा क्योंकि उसके मोनाक कोर के उसके दिल के अंदर बनने से पहले ही उसकी स्थिति विंडो उसके प्राइम कोर का स्तर दिखा रही थी और चूंकि यह अभी भी F रैंक है, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। भले ही मेरी स्थिति विंडो नहीं दिख रही हो, मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूं कि मेरा शरीर पहले से कहीं अधिक मजबूत है और मेरी मन क्षमता भी पहले से बहुत अधिक है। इवान को इसकी ज़्यादा परवाह नहीं थी क्योंकि इसे उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। इवान ने एक बार फिर स्थिति विंडो को देखा और जब उसने देखा कि उसका आकर्षण D जोड़ तक बढ़ गया है तो उसका मुंह थोड़ा सा हिल गया। अपने मोनाक कोर के आगे बढ़ने के बाद मुझे आश्चर्य है कि अगर वे देखेंगे कि मैं और अधिक सुंदर हो गया हूं तो वे बेकार पुरुष छात्र क्या करेंगे? एवन को अक्सर उसके सुंदर चेहरे की वजह से पुरुष और महिला दोनों छात्रों द्वारा धमकाया जाता था। किसी कारण से उसका आकर्षण बहुत अधिक था, यहाँ तक कि जब वह केवल एक F रैंकर था तब भी उसका आकर्षण D रैंक पर था।
इसलिए कई पुरुष छात्र उससे ईर्ष्या करते थे और चूंकि वह बहुत कमज़ोर था इसलिए वे अक्सर उसे इस वजह से धमकाते थे। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी ऐसा होगा जो मेरे साथ कुछ कर पाएगा, क्योंकि अब मैं अपनी शक्ति में भी सुधार कर सकता हूँ, इवान ने कहा और अपनी स्थिति विंडो बंद कर दी और अपने मोनाक कोर को डी रैंक में सुधारने के लिए और अधिक कोर को अवशोषित करना जारी रखा। अचानक जब इवान ने एक कोर को अवशोषित करना समाप्त किया तो उसके सामने एक अधिसूचना दिखाई दी। इसे देखकर इवान की आंखें चमक उठी क्योंकि उसे कोर से एक और कौशल मिला था। इस बार इवान को एक शैडो कोर से एक कौशल मिला था। आपने शैडो बुलेट का हुनर सीख लिया है। शैडो बुलेट, आप मैना का इस्तेमाल करके शैडो से बनी बुलेट को शूट कर सकते हैं। बुलेट की ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि आपने इसे डालने के लिए कितना मैना इस्तेमाल किया है। 5% संभावना है कि शैडो बुलेट से मारे जाने के बाद डिफेंडर 2 सेकंड के लिए अंधा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, इवान ने कौशल के विवरण को पढ़ने के बाद कहा कि वह एक ऐसा कौशल प्राप्त करना चाहता था जो उसे लंबी दूरी से हमला करने में मदद कर सके और उसे अभी एक ऐसा कौशल मिला है जिसका उपयोग वह लंबी दूरी से हमला करने के लिए कर सकता है। कौशल प्राप्त करने के बाद इवान रुका नहीं और अधिक कोर को अवशोषित करना जारी रखा। अचानक जब उसके पास केवल 8 कोर बचे तो उसे एक बार फिर अपने दिल में हल्का दर्द महसूस हुआ और उसके सिर के ऊपर पिछले से भी बड़ा मैना भंवर बन गया। माना एक बार फिर उसके शरीर की ओर बढ़ने लगा और एक बार फिर उसके मोनाक कोर द्वारा अवशोषित कर लिया गया। मोनाक कोर तेजी से घूमता है और उसके सिर के ऊपर बने भंवर से मैना को अवशोषित करता है। कुछ समय बाद मोनाक कोर ने मैना को अवशोषित करना बंद कर दिया और ऊर्जा का एक विस्फोट जारी किया। इवान ने महसूस किया कि उसका शरीर एक नए स्तर पर मजबूत हो रहा है और उसकी मैना क्षमता भी बहुत बढ़ गई है। लेकिन इस बार यह यहीं खत्म नहीं हुआ और जैसे ही उसका मोनाक कोर डी रैंक पर आगे बढ़ा उसके सामने एक अधिसूचना दिखाई दी। मोनाक कोर डी रैंक पर आगे बढ़ा, आपको कौशल छाया भंडारण प्राप्त हुआ है। छाया भंडारण, एक विशेष छाया स्थान जहां आप जो कुछ भी जीवित नहीं है उसे रख सकते हैं। छाया भंडारण का स्थान उपयोगकर्ता के स्तर पर निर्भर करता है। मैं अपने सम्राट कोर स्तर में सुधार करके भी कौशल प्राप्त कर सकता हूं, इवान ने अविश्वास में कहा, क्योंकि एक कौशल प्राप्त करना बहुत कठिन है और केवल कुछ लोगों के पास एक से अधिक कौशल हैं और यहां उन्होंने कुछ कोर को अवशोषित करके 3 कौशल प्राप्त किए हैं। इवान ने शेष 8 कोर को देखा और इसके बारे में सोचने के बाद उसने उन्हें अपने सम्राट कोर के माध्यम से अवशोषित करने का फैसला किया। लेकिन जब इवान ने कोर को अवशोषित करने की कोशिश की तो उसे अपने सीने के क्षेत्र में तेज दर्द महसूस हुआ। कोर की ऊर्जा उसके सम्राट कोर के पास आ गई, लेकिन इस बार सम्राट कोर ने ऊर्जा को अवशोषित नहीं किया। जब सम्राट कोर ने ऊर्जा को अवशोषित नहीं किया तो यह उसके प्राइम कोर की ओर बढ़ गया और उसके द्वारा अवशोषित हो गया। लेकिन इवान को अपने सीने के क्षेत्र में तेज दर्द महसूस हुआ जब प्राइम कोर ने ऊर्जा को अवशोषित किया और इवान के डर से उसने देखा कि उसके प्राइम कोर पर कुछ दरारें दिखाई देने लगी हैं। इवान के प्राइम कोर ने वह सारी ऊर्जा अवशोषित कर ली थी जिसे वह अपने मोनाक कोर के माध्यम से परिष्कृत करना चाहता था। जब उसके प्राइम कोर ने सारी ऊर्जा अवशोषित कर ली तो उसमें कई दरारें भर गई और इवान अपने सीने के क्षेत्र में महसूस हो रहे दर्द के कारण जोर जोर से हौंफ रहा था। यह क्या बकवास था, इवान ने कुछ समय बाद कहा जब उसके सीने के क्षेत्र में दर्द थोड़ा कम हुआ। इवान ने अपने प्राइम कोर की जांच की और जब उसने देखा कि उसमें कई दरारें हैं तो वह भयभीत हो गया। इवान ने जल्दी से अपने स्टोरेज रिंग से एक और कोर निकाला और अपने मैना का उपयोग करके उसे परिष्कृत किया और कोर की ऊर्जा का उपयोग करके अपने प्राइम कोर को ठीक किया। जब परिष्कृत ऊर्जा उसके प्राइम कोर के पास आई तो उसने उस पर दरारें ठीक करना शुरू कर दिया और जब उसने कोर की सारी ऊर्जा अवशोषित कर ली तो कोर की सभी दरारें गायब हो गईं और उसका प्राइम कोर भी एफ जोड़ रैंक पर पहुंच गया। जब उसके कोर की दरारें ठीक हो गईं और उसका प्राइम कोर भी एफ जोड़ रैंक पर पहुंच गया तो इवान ने राहत की सांस ली। उसका प्राइम कोर लगभग बिखर गया था क्योंकि वह उस कोर की अपरिष्कृत ऊर्जा को संभालने में सक्षम नहीं था जिसे इवान ने सीधे अवशोषित किया था। अपने मोनाक कोर के विपरीत जो बिना परिष्कृत किए ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है, उसका प्राइम कोर केवल इवान द्वारा अपने मन का उपयोग करके इसे परिष्कृत करने के बाद ही ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है। लेकिन अभी किसी कारण से उसके मोनाक कोर ने अपरिष्कृत ऊर्जा को अवशोषित नहीं किया और यह उसके प्राइम कोर के पास चला गया जिसने इसे लगभग नष्ट कर दिया। मेरे मोनाक कोर ने अधिक ऊर्जा को अवशोषित करना क्यों बंद कर दिया? इवान घटनाओं के इस अचानक मोड़ से भ्रमित था। इवान ने अपनी स्थिति विंडो खोली और अपनी प्रगति को देखा। नाम इवान, रैंक एफ जोड़, मोनाक कोर रैंक डी, ताकत एफ जोड़, चपलता एफ जोड़, मन एफ जोड़, सहनशक्ति एफ जोड़, बुद्धिमत्ता एफ जोड़, भाग्य ए जोड़, आकर्षण सी, कौशल शैडो वॉक हस्ट शैडो बुलेट, फिजिक शैडो मोनाक फिजिक, शीर्षक नौकरी कोई नहीं। अपनी स्थिति विंडो को देखने के बाद और कैसे उसके सम्राट कोर ने ऊर्जा को उसके प्राइम कोर की ओर निर्देशित किया, इवान ने निष्कर्ष निकाला कि अपने सम्राट कोर की रैंक बढ़ाने के लिए इवान को पहले अपने प्राइम कोर की रैंक बढ़ानी होगी। मेरे स्टोरेज रिंग में अभी भी 7 कोर बचे हैं। ये कोर मेरे प्राइम कोर को ए रैंक तक आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त होने चाहिए। इवान ने अपने सम्राट कोर का उपयोग करके ऊर्जा को अवशोषित करने में असमर्थ होने के बाद अपने प्राइम कोर की रैंक सुधारने का फैसला किया।
पहले इवान ने सोचा कि उसका सम्राट कोर आसानी से आगे बढ़ जाएगा क्योंकि यह कोर की 100% ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है, लेकिन जब उसने अवशोषित करना शुरू किया तभी उसे पता चला कि भले ही उसका सम्राट कोर एक कोर से 100% ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है, फिर भी उसे अपने प्राइम कोर की तुलना में अधिक कोर की आवश्यकता होती है। लेकिन इवान को इससे कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि हर बार जब उसका सम्राट कोर आगे बढ़ता है तो उसे अपनी शक्ति में एक बड़ी वृद्धि मिलती है जो उसका प्राइम कोर कभी नहीं दे सकता। इवान ने अपने बचे हुए कोर को अवशोषित कर लिया और जैसा कि उसने उम्मीद की थी, उसका प्राइम कोर ए रैंक पर पहुंच गया जब उसने अपनी छाया काया का त्याग करने के बाद प्राप्त सभी कोर को अवशोषित कर लिया। जब उसका प्राइम कोर ए रैंक पर पहुंच गया तो इवान ने महसूस किया कि उसका शरीर एक और डिग्री तक मजबूत हो गया है और जब उसने अपने शरीर के अंदर असीम शक्ति को महसूस किया तो वह संतुष्टि की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। नाम इवान, रैंक ए, मोना कोर रैंक डी, ताकत ए, चपलता ए, मन ए, सहन शक्ति ए, बुद्धिमत्ता ए, भाग्य डी, आकर्षण सी। इवान ने अपनी अवस्थाओं की जांच की और आश्चर्यचकित हुआ जब उसने देखा कि उसके प्राइम कोर के ए रैंक पर पहुंचने के बाद भी उसका आकर्षण नहीं बढ़ा। इवान ने अपनी स्थिति विंडो बंद कर दी और आखिरकार जब उसने सभी कोर को अवशोषित कर लिया तो वह खड़ा हो गया। इवान को थोड़ा अजीब लगा जब वह खड़ा हुआ क्योंकि उसकी ऊंचाई जो पहले 180 सेमी थी अब बढ़कर 185 सेमी हो गई थी, लेकिन उसने जल्दी से इसे समायोजित कर लिया और उस टूटी हुई दीवार को देखा जिससे वह इस अजीब हॉल रूम में आया था। इवान ने हॉल रूम में देखा लेकिन उसे धूल के एक छोटे से पहाड़ के अलावा कुछ नहीं मिला जो मूर्ति के बाद बना था और मंच धूल में बदल गया क्योंकि उसके सम्राट कोर से निकलने वाली काली आभा धुल गई थी। जब इवान को उस व्यक्ति का कोई निशान नहीं मिला जिसने उससे बात की थी तो वह हॉल रूम से बाहर चलने लगा। इवान टूटी हुई दीवार से हॉल रूम से बाहर आया तो उसने उस चमगादड़ की लाश देखी जिसने अपने आखिरी हमले में उसे लगभग मार डाला था। लेकिन इवान को कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करनी पड़ी क्योंकि उसे लगा कि दालान बहुत उज्ज्वल था और वह सीधे सूरज को देख रहा था। कुछ समय बाद उसकी आंखें रोशनी के हिसाब से एडजस्ट हो गई और जब उसने टूटी हुई दीवार के पीछे हॉल रूम को देखा तो उसे आश्चर्य हुआ कि पूरा हॉल रूम पूरी तरह से अंधेरा था, लेकिन फिर भी वह सब कुछ साफ देख सकता था। मुझे नाइट विजन भी मिल गया, इवान ने सोचा कि जब उसे पता चलेगा कि वह पूरी तरह से अंधेरे में भी देख सकता है। जब उसकी आंखें रोशनी के हिसाब से एडजस्ट हो गई तो इवान चमगादड़ के पास आया। उसकी तलवार उसके सिर में फंसी हुई थी और यह स्पष्ट था कि चमगादड़ की मौत इवान द्वारा आखिरी समय में किए गए तलवार के हमले की वजह से हुई थी। इवान चमगादड़ की लाश के पास आया और अपनी तलवार निकाली। तलवार निकालने के बाद उसने कोर की तलाश की और उसे आश्चर्य हुआ कि उसे चमगादड़ के शरीर के अंदर एक कोर मिला। इवान ने खुशी खुशी कोर को अपने स्टोरेज रिंग के अंदर रख दिया, साथ ही अन्य 3 कोर भी जो उसने राक्षसों को मारकर पहले प्राप्त किए थे। उसने इन कोर को अवशोषित नहीं किया क्योंकि हालांकि अब उसके पास अदृश्यता औषधि के बिना कालकोठरी में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त ताकत है, फिर भी वह कुछ कोर बेचकर थोड़ा पैसा कमाना चाहता था। जब उसने कालकोठरी में प्रवेश करने के लिए अदृश्यता औषधि खरीदी तो उसका बैंक खाता लगभग खाली हो गया। मुझे लगता है कि कप नूडल्स पर जीने के मेरे दिन अब खत्म हो गए हैं, इवान ने भावुक स्वर में कहा क्योंकि पिछले 2 सालों से जब से वह पैसे बचा रहा था उसे हर दिन कप नूडल्स खाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। कोर बेचने के बाद मैं निश्चित रूप से कुछ खाने के लिए सबसे प्रसिद्ध रेस्तरां में जाऊंगा, इवान ने कहा और कालकोठरी से बाहर निकलने की ओर चलना शुरू कर दिया। जब इवान निकास द्वार से सिर्फ 700 मीटर दूर था तो उसने एक शेर जैसा राक्षस देखा जो 2 मीटर लंबा था और उसका रास्ता रोक रहा था, लेकिन इसके बजाय उसे वही डर महसूस हुआ जो उसे चमगादड़ को देखकर महसूस हुआ था। इस बार इवान ने एक बार भी नहीं हिला और स्थिर कदमों से शेर की ओर चलता रहा। किसी कारण से जब उसने छाया शेर राक्षस को देखा तो उसे उससे जरा भी खतरा महसूस नहीं हुआ। इवान भी अपनी वर्तमान शक्ति का परीक्षण करना चाहता था, इसलिए वह शांति से शेर की ओर चला गया। जब शेर को इवान की उपस्थिति का एहसास हुआ तो उसने उसकी दिशा में देखा और जब किसी कारण से उसकी गहरी पीली आंखें इवान की काली आंखों से मिली तो शेर को लगा कि उसके शरीर के अंदर छाया शक्ति काम रही है क्योंकि वह उन गहरी काली आंखों में देख रहा था। इवान शेर से 50 मीटर दूर रुक गया। राक्षस ने पहले ही इवान को देख लिया था लेकिन उसने इवान पर तुरंत हमला नहीं किया क्योंकि वह इवान से एक खतरनाक आभा महसूस कर सकता था। इवान मुस्कुराया जब उसने देखा कि शेर उसे देखकर कैसे सावधान हो रहा था। अगर वह पहले होता तो शेर उसे सांस लेने का मौका दिए बिना ही उस पर हमला कर देता। दहाड़। शेर ने इवान पर दहाड़ लगाई जब उसने देखा कि इवान उसके सामने कैसे मुस्कुरा रहा था। हालांकि वह इवान से खतरे को महसूस कर सकता था क्योंकि एक राक्षस जिसकी प्राथमिक प्रवृत्ति उसे मारना है वह इसे अधिक समय तक सहन नहीं कर सका और अपनी पूरी गति से इवान की ओर बढ़ा। शेर एक डी रैंक राक्षस के लिए बहुत तेज था, लेकिन जब इवान ने उसे देखा तो उसे लगा कि शेर धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। जब शेर उसकी ओर बढ़ा तो इवान भी आगे बढ़ा। जल्दी करो, इवान ने अपने नए अर्जित कौशल का उपयोग किया और उसकी चपलता तेजी से बढ़ गई। इवान अपनी जगह से गायब हो गया और हमलावर शेर से 70 मीटर पीछे दिखाई दिया।
जब इवान रुका तो उसे लगा कि उसका सिर घूम रहा है, क्योंकि वह अपने मोनाक कोर के साथ डी रैंक पर आगे बढ़ा था और उसका प्राइम कोर भी ई रैंक पर आगे बढ़ा था। इवान की चपलता कई गुना बढ़ गई और चूंकि वह पहली बार इसका इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए वह इसे नियंत्रित नहीं कर पाया और शेर के सामने आने के बजाय वह उसके 70 मीटर पीछे दिखाई दिया। अरे, अगर मैं दौड़ते समय किसी चीज से टकराना नहीं चाहता तो मुझे अभ्यास करना होगा, इवान ने कहा जब उसने देखा कि वह अपनी नई शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं था। शेर जो इवान की ओर बढ़ रहा था, वह भी रुक गया और जल्दी से अपने पीछे देखने लगा जब उसे लगा कि उसके पीछे इवान की मौजूदगी है। दहाड़। शेर ने एक बार फिर दहाड़ लगाई और एक बार फिर इवान की ओर बढ़ा। इवान ने भी एक गहरी सांस ली और शेर की ओर दौड़ा, लेकिन उसने अपनी चपलता को सुधारने के लिए इस बार जल्दबाजी कौशल का उपयोग नहीं किया, क्योंकि वह पहले अपनी प्राकृतिक गति को नियंत्रित करना चाहता था। जल्दबाजी कौशल का उपयोग किए बिना भी इवान शेर से बहुत तेज था और जब वह शेर के पास आया तो राक्षस ने इवान के शरीर को कुचलने के लिए हथौड़े की तरह अपने सामने के पंजे का इस्तेमाल किया, लेकिन उसने अपनी चपलता से शेर के पंजे को आसानी से चकमा दिया और शेर के चेहरे पर मुक्का मारा। दहाड़। जब इवान की मुट्ठी सीधे उसके चेहरे पर लगी तो शेर दर्द से दहाड़ उठा और प्रभाव के कारण वह इवान से 10 मीटर दूर जा गिरा। इवान अपनी ताकत से हैरान था, क्योंकि आमतौर पर एक औसत रैंक दी शिकारी को अपने समान रैंक वाले राक्षस से लड़ने में मुश्किल होती है, लेकिन यहाँ वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा था और फिर भी वह बिना ज्यादा प्रयास के शेर पर हावी हो गया। ऐसा लगता है कि जब मोनाक कोर नए रैंक पर आगे बढ़ता है तो वह जो शक्ति देता है वह प्राइम कोर द्वारा मुझे दी गई शक्ति से बहुत अलग है, इवान ने कहा जब उसने देखा कि वह बिना किसी प्रयास के शेर से लड़ने में सक्षम था। दहाड़। इवान के मुंह से शेर दहाड़ कर खड़ा हो गया। अचानक शेर से एक काली धुंध निकलने लगी और उसके पूरे शरीर को ढकने लगी। धुंध शेर के पूरे शरीर को ढकने के बाद जमने लगी और जल्द ही धुंध कवच में बदल गई, जिसने शेर के पूरे शरीर को ढक लिया। कवच की वजह से शेर की सुरक्षा बहुत बढ़ गई और एक जोरदार दहाड़ के साथ वह एक बार फिर इवान की ओर दौड़ा। इवान ने शेर के कौशल की परवाह नहीं की और अपनी एक उंगली शेर की ओर घुमाई। छाया गोली, इवान ने बड़बड़ाया और एक काली गोली उसकी उंगली से भयावह गति से शेर की ओर चली गई। चूंकि शेर अपनी पूरी गति से इवान की ओर भाग रहा था, इसलिए वह गोली को चकमा नहीं दे पाया और गोली शेर के सिर के बीच में जा लगी। गोली शेर के कवच को आसानी से भेदती है और शेर की सख्त त्वचा भी छाया गोली को पूरी तरह से रोकने में सक्षम नहीं थी। गोली शेर के सिर में गहराई तक घुस गई और उसके माथे के केंद्र में एक छोटा सा छेद कर दिया। दहाड़। भागता हुआ शेर जोर से दहाड़ता हुआ जमीन पर गिर पड़ा जब गोली उसके माथे के बीचों बीच लगी और उसके माथे से काला खून बहने लगा। छाया गोली की शक्ति खराब नहीं है, इवान ने कहा जब उसने देखा कि कैसे उसकी गोली आसानी से शेर की रक्षा को भेदती हुई निकल गई। मुझे लगता है कि मैं अपनी वर्तमान शक्ति से किसी भी रैंक डी राक्षस का आसानी से सामना कर सकता हूँ। मुझे इस शेर को खत्म कर देना चाहिए ताकि मैं वापस जाकर कुछ खा सकूं। आज इतना कुछ करने के बाद मुझे भूख लगने लगी है, इवान ने कहा और शेर की ओर दौड़ा जो अभी भी उस गोली के कारण दर्द से दहाड़ रहा था जो उसे पहले लगी थी। अपनी उच्च चपलता के साथ इवान पलक झपकते ही शेर के सामने आ गया और एक बार फिर छाया गोली का इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार इवान ने पहले की तुलना में 3 गुना अधिक मैना का इस्तेमाल किया। इवान की उंगली की नोक पर एक तेज दिखने वाली 2 सेंटीमीटर लंबी गोली बनी और उसने उसे शेर पर दागा। गोली शेर के सिर को भेदती हुई उसके मस्तिष्क को नष्ट कर दिया। दहाड़। एक जोरदार दर्दनाक दहाड़ के साथ शेर ने सांस लेना बंद कर दिया और मर गया। इवान ने एक पल के लिए शेर के बेजान शरीर को देखा और याद किया कि कैसे कुछ ही घंटे पहले वह उन राक्षसों से लड़ने के लिए संघर्ष कर रहा था जिनके पास भी इस शेर के समान ही ताकत थी, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद एक घटना के कारण सब कुछ बदल गया। जब इवान ने सोचा कि उसने कितनी आसानी से शेर को मार दिया तो उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। मुझे आश्चर्य है कि अकादमी के उन अभिमानी छात्रों की अभिव्यक्ति किस तरह की होगी जब उन्हें मेरी वर्तमान ताकत के बारे में पता चलेगा। शेर को मारने के बाद इवान ने कोर की तलाश की, लेकिन दुर्भाग्य से उसे कुछ भी नहीं मिला। इवान इससे निराश नहीं हुआ और एक बार फिर कालकोठरी के निकास द्वार की ओर चलना शुरू कर दिया। इस बार उसका सामना किसी राक्षस से नहीं हुआ और वह सुरक्षित रूप से कालकोठरी के निकास द्वार के सामने आ गया। इवान ने एक गहरी सांस ली और कालकोठरी से बाहर निकल गया, एक नया जीवन शुरू करने के लिए जहां उसे दूसरों की उपहासपूर्ण नजरों को सहन नहीं करना पड़ेगा और वह अपनी शक्ति में भी सुधार कर सकेगा। ऐसा लगता है कि वह बच्चा कालकोठरी में मर गया, गार्ड ने इवान को कालकोठरी में प्रवेश करने पर चेतावनी देते हुए कहा। उसके जैसे कई अज्ञानी लोग हर दिन मरते हैं क्योंकि वे खुद को अधिक आंकते हैं और उन कालकोठरियों में प्रवेश करते हैं जो उनसे उच्च रैंक की हैं, दूसरे गार्ड ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसने जो कार्ड दिखाया उसके अनुसार वह एस्ट्रल हंटर अकादमी का छात्र था। मुझे आश्चर्य है कि वे वहां छात्रों को क्या सिखा रहे हैं। आप उनसे हर छात्र पर ध्यान देने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। वहां सैकड़ों लोग हैं जो अपनी क्षमता को जागृत करते हैं और हंटर अकादमी में शामिल होते हैं। अगर कोई छात्र खुद को अधिक आंकता है और ऐसे कालकोठरी में प्रवेश करता है जो उससे उच्च स्तर की है, तो आप इसके लिए अकादमी को दोष नहीं दे सकते।
मुझे आश्चर्य है कि क्या उसने अपने शिक्षकों को सूचित किया था कि वह डी रैंक कालकोठरी में प्रवेश करेगा, गार्ड ने कहा। हम पहले से ही उसका नाम जानते हैं, हम अपना कर्तव्य निभाएंगे और अगर वह कल से पहले बाहर नहीं आया तो हम अकादमी को उसके बारे में सूचित करेंगे, दूसरे गार्ड ने जम्हाई लेते हुए कहा। अचानक कालकोठरी का प्रवेश द्वार चमक उठा। जब दोनों गार्ड जो बात कर रहे थे, उन्होंने पोर्टल की ओर देखा, उन्होंने देखा कि खून से सने फटे कपड़ों में एक लड़का पोर्टल से बाहर आया। भले ही लड़के ने खून से सने फटे कपड़े पहने हुए थे, फिर भी वह शैतानी रूप से सुंदर दिख रहा था। ठंडी रात की हवा के कारण उसके काले बाल लहरा रहे थे। जब गार्ड ने इवान को देखा तो वे एक पल के लिए दंग रह गए क्योंकि वह पहले से बिल्कुल अलग दिख रहा था। ये लड़का कौन है और बिना हमारी जानकारी के वह कालकोठरी में कैसे घुस गया? गार्ड में से एक ने इवान को देखकर पूछा। बेवकूफ, ये वही एफ रैंक का छात्र है जो कुछ घंटे पहले घुसा था, गार्ड ने इवान को चेतावनी देते हुए कहा क्योंकि उसे अभी भी इवान का चेहरा साफ साफ याद था। हालांकि इवान पहले से बिल्कुल अलग दिख रहा था, फिर भी वह उसे पहचान पाया। क्या? गार्ड चिल्लाया और इवान के चेहरे को ध्यान से देखा। आखिर उसका रूप इतना कैसे बदल गया? उसने हैरान नज़र से पूछा जब उसने भी इवान को पहचान लिया। कालकोठरी से बाहर आने के बाद इवान कालकोठरी के गेट की ओर चला गया जहां गार्ड खड़े थे। जब वह उनके पास आया तो उसने हल्की मुस्कान के साथ उन्हें सिर हिलाया। तुम्हें क्या हुआ? गार्ड ने इवान से पूछा जब वह उनके पास आया। इवान पहले तो उलझन में था, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसके कोर एडवांसमेंट की वजह से उसका रूप काफ़ी बदल गया है। उसके पहले के दुबले शरीर में कुछ मांसपेशियां आ गई हैं और उसकी लंबाई और आकर्षण भी काफ़ी बढ़ गया है। मूल रूप से वह पहले से बिल्कुल अलग दिखता है। मैं बस भाग्यशाली था और मेरा कोर ए रैंक पर आगे बढ़ गया, इसलिए मेरा रूप थोड़ा बदल गया, इवान ने अपने सिर के पीछे खुजलाते हुए कहा। ये सुनकर गार्ड दंग रह गए क्योंकि उन्होंने कभी किसी के रूप को एफ रैंक से ए रैंक पर आगे बढ़ने के बाद इतना बदलते नहीं देखा था। लेकिन उन्हें इवान के रूप में अचानक आए बदलाव का कोई और कारण भी नहीं मिल पाया, इसलिए वे कुछ नहीं कह पाए। तुम भाग्यशाली हो कि तुम कालकोठरी में नहीं मरे, अगली बार तुम्हें अपनी रैंक के अनुसार ही कालकोठरी में जाना चाहिए, गार्ड ने कहा जब उसने देखा कि इवान के कपड़े फटे हुए थे और खून से लथपथ थे। धन्यवाद, सलाह के लिए मैं इसे ध्यान में रखूंगा, इवान ने विनम्रता से कहा और चलने लगा। इस बार गार्ड ने उसे नहीं रोका। इवान ने टैक्सी देखकर हाथ हिलाया। टैक्सी चालक इवान एस्ट्रेट हंटर अकादमी के पास रुका। क्या तुम हंटर अकादमी के छात्र हो? चालक ने अकादमी की ओर जाते हुए पूछा। वह इवान के फटे हुए कपड़ों से आश्चर्यचकित नहीं था क्योंकि वे शैडो किंगडम कालकोठरी के पास थे और कई शिकारी कालकोठरी में लड़ने के बाद फटे हुए कपड़ों के साथ बाहर आए थे। हाँ, मैं अपने अंतिम वर्ष में हूँ, इवान ने टैक्सी चालक को उत्तर दिया। मैं भी शिकारी बनना चाहता था लेकिन कोई योग्यता जागृत नहीं कर पाया। इवान ने ये सुनकर कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि बहुत कम लोग अपनी योग्यता जागृत कर पाते हैं। इसके बाद ड्राइवर ने भी बात करना बंद कर दिया और अकादमी की ओर गाड़ी चलाता रहा। बैठे बैठे इवान आज उसके साथ हुई घटनाओं के बारे में सोच रहा था। वह सबसे ज्यादा उलझन में था कि उसने अपनी छाया काया का त्याग करने के बाद छाया सम्राट काया कैसे प्राप्त की, क्योंकि उसे यकीन था कि जिस व्यक्ति ने उसकी काया ली थी उसने उसे यह काया नहीं दी थी। मुझे देखना होगा कि लोग काया कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इवान ने अकादमी में वापस आने के बाद एक व्यक्ति काया कैसे प्राप्त कर सकता है, इसके विवरण पर गौर करने के बारे में सोचा। हालांकि मेरी शक्ति डी रैंकर से भी अधिक है, लेकिन मेरे शरीर की आभा अभी भी ई रैंकर की शक्ति दिखा रही है। इवान का सम्राट कोर कोई आभा नहीं छोड़ रहा था, इसलिए जो कोई भी इवान को देखेगा उसे लगेगा कि वही रैंक का शिकारी है। इवान इस बात से खुश था क्योंकि वह अपनी छाया सम्राट जैसी काया के बारे में किसी को नहीं बताना चाहता था। काया के विवरण में लिखा था कि यह एक निषिद्ध काया है, इसलिए इवान ये सुनिश्चित करना चाहता था कि किसी को इसके बारे में पता न चले। 2 घंटे बाद वह आखिरकार अकादमी में पहुंचा। इवान ने बिल का भुगतान किया और टैक्सी से बाहर निकल गया। मेरे पास पैसे लगभग खत्म हो चुके हैं, मुझे ये कोर बेचने पड़ेंगे या मेरे पास कप नूडल्स खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। इवान ने आह भरते हुए अकादमी में प्रवेश किया। जब इवान अकादमी में दाखिल हुआ तो वहां बहुत से छात्र नहीं थे क्योंकि रात हो चुकी थी और अधिकांश छात्र या तो प्रशिक्षण मैदान में प्रशिक्षण ले रहे थे या सो रहे थे। लेकिन फिर भी कुछ छात्र थे जिन्होंने इवान को देखा। वह अपने सुंदर चेहरे और खून से लथपथ फटे कपड़ों के साथ काफी आकर्षक था। वह लड़का कौन है? क्या वह भी एक छात्र है? एक पुरुष छात्र ने इवान को देखकर पूछा। वह अकादमी में एक नया छात्र हो सकता है जो कालकोठरी में प्रवेश करते समय अतिरिक्त कपड़े लेना भूल गया। मुझे लगता है कि मैंने उसे पहले कहीं देखा था, एक छात्र ने इवान को देखते ही कहा। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने कहा, क्या वह वही कचरा नहीं है इवान? जब अन्य छात्रों ने ये सुना तो वे सभी चौंक गए और जब उन्होंने उसके चेहरे को देखा तो वे उसे पहचान भी पाए क्योंकि इवान पूरे अकादमी में सबसे कमजोर छात्र होने के लिए प्रसिद्ध है। उसे क्या हुआ? इवान के नए रूप को देखकर सभी छात्र चौंक गए। इवान को पहले से ही अन्य छात्रों से इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद थी, इसलिए उसने उन्हें अनदेखा कर दिया और अपने छात्रावास के कमरे की ओर चलना जारी रखा।
इवान। लेकिन जब किसी ने उसे पीछे से पुकारा तो इवान रुक गया। आवाज़ सुनते ही इवान की गहरी काली आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। इवान ने पलटकर देखा और देखा कि 4 लोग उसकी ओर आ रहे हैं। जिस व्यक्ति ने उसे पुकारा वह एक मांसल व्यक्ति था जो बॉडी बिल्डर जैसा दिख रहा था और अन्य 3 लोगों के आगे चल रहा था। वे चारों सड़कों के तीसरे दर्जे के खलनायक की तरह दिख रहे थे जो लोगों से सुरक्षा के लिए पैसे वसूलते हैं। माइक। इवान ने उसे देखकर मांसपेशियों वाले व्यक्ति का नाम बुदबुदाया। क्या ये सच में तुम हो? माइक ने इवान के पास आने पर कहा। वह फिर से आ गया है। वह हमेशा कमज़ोर छात्रों का जीवन कठिन बनाने की कोशिश करता है। एक छात्र जो सब कुछ देख रहा था उसने कहा जब उसने माइक और उसके गिरोह को इवान कहते देखा। कमज़ोर होना उसकी गलती है। अगर वह उनसे परेशान नहीं होना चाहता तो उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए और अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए, दूसरे छात्र ने बिना ज़्यादा परवाह किए कहा। फिर भी मुझे उन दूसरे छात्रों के लिए बुरा लगता है जो इन कमीनों के हाथों परेशान होते हैं। अगर तुम्हें उसके बारे में बुरा लगता है तो तुम वहां जाकर उसकी मदद क्यों नहीं करते? अगर मेरी रैंक उनसे ज़्यादा होती तो मैं उसकी मदद करता। दुर्भाग्य से वे चारों भी डी रैंक के हैं। अगर मैं उनसे अकेले उलझा तो मैं अपनी कब्र खुद खोदूंगा, छात्र ने सिर हिलाते हुए कहा। अगर तुम्हें पता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो बस अपना मुंह बंद करो और शो देखो। क्या तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे सारे कपड़े खून से सने हुए हैं, माइक ने इवान से उसके पास आकर पूछा। कितना अच्छा एक्टर है, इवान ने सोचा जब उसने देखा कि माइक उसके लिए चिंता दिखा रहा है। अगर यह पहले होता तो इवान बिना कुछ कहे चुपचाप उसकी बात सुनता, लेकिन अब जब उसके पास उसका सम्राट कोर है जो पहले से ही डी रैंक पर पहुंच चुका है तो वह बिना किसी प्रयास के माइक और उसके दोस्तों को आसानी से कुचल सकता है। मैं ठीक हूँ, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। मैं बस कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार गया था, लेकिन जब लड़कियों ने मुझे देखा तो वे सभी भूखी शेरनी की तरह मुझ पर टूट पड़ी। मुझे उनसे सुरक्षित बचने के लिए खून से लथपथ होना पड़ा, इसलिए मेरे कपड़े खून से सने हुए हैं। आह, बहुत सुंदर दिखना वास्तव में परेशानी भरा है, इवान ने आह भरते हुए कहा और ऐसा चेहरा बनाया जैसे कि उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो। माइक और अन्य जिन्होंने इवान की बात सुनी वे इवान की प्रतिक्रिया से हैरान रह गए और बस उसे अचंभित होकर देखते रहे। लड़कियों से बचने के लिए खून से लथपथ होना वास्तव में हमें इस बकवास पर विश्वास दिलाना चाहता है, यह एकमात्र विचार था जो सभी के दिमाग में आया। हा, माइक अपनी अचंभित दृष्टि से बाहर आया जब उसने लड़कियों की हंसी सुनी। बाकी छात्र जो सब कुछ देख रहे थे, माइक की आंखों में एक ठंडी रोशनी दौड़ गई जब उसने इवान को देखा जो उसे शांति से देख रहा था। वह थोड़ा उलझन में था क्योंकि इवान ने पहले कभी उससे बात नहीं की थी, लेकिन अभी न केवल इवान ने उससे बात की बल्कि वह बिना किसी डर के उसे देख भी रहा था। मैं देख रहा हूं कि तुमने मजाक करना सीख लिया है, माइक ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। मजाक? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? इवान ने हैरान भाव से पूछा। वह उसे परेशान कर रहा है, एक छात्र ने कहा जब उसने देखा कि इवान माइक को कैसे उकसा रहा था। तुम बकवास करते हो, क्या तुम भूल गए कि पिछली बार जब तुमने हमसे बात की थी तो क्या हुआ था? माइक के साथियों में से एक लुकास ने कहा। ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ हंटर अकादमी में एक ऑप दिखाई देगा। सुरक्षा गार्ड एक ऑप को अकादमी में घुसने क्यों दे रहे हैं? इवान ने लुकास से कहा जब उसने उसे सुना। हा, ये सुनकर अन्य छात्र हंसने लगे। लुकास 2 मीटर लंबा था और उसका शरीर असामान्य रूप से मांसल था और वह वास्तव में एक ऑप जैसा दिखता है। तुमने कमीने, लुकास इवान पर हमला करने वाला था जब माइक ने उसे रोक दिया और इवान को ठंडे अंदाज में देखा। मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या हुआ, लेकिन अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ूं तो बेहतर होगा कि जब मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं तो तुम हमसे माफ़ी मांग लो। यही मेरी लाइन है, बेवकूफ़ों। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम सबके साथ मिलकर फर्श साफ करूं तो बेहतर है कि तुम मुझसे माफ़ी मांग लो, नहीं तो मैं तुम्हें जाने देने पर विचार कर सकता हूं। इवान ने माइक से उसकी पिछली चेतावनी की परवाह किए बिना कहा। उसे क्या हुआ? वह ऐसा क्यों कर रहा है? अधिकांश छात्र ये देखकर भ्रमित हो गए कि इवान कैसा व्यवहार कर रहा था। ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने माइक और उसके गिरोह को इवान के साथ खिलवाड़ करते देखा। अतीत में जब भी माइक और उसके गिरोह ने उसे परेशान किया तो वह चुपचाप वही करता था जो वे उससे करवाना चाहते थे, लेकिन वे भ्रमित थे कि उसे क्या हुआ था कि वह इस तरह से व्यवहार कर रहा था। हा, माइक और उसके गिरोह ने इवान की बात सुनकर ठहाके लगाए। क्या तुम चाहते हो कि हम तुमसे माफ़ी मांगें? क्या तुमने अपना सिर मारा या कुछ और? माइक ने हंसते हुए पूछा। क्या तुम चारों कम से कम इंसानों की तरह नहीं हंस सकते? मैं जानता हूं कि तुम्हारी शक्ल राक्षसों जैसी है, लेकिन तुम लोग कम से कम इंसानों की तरह व्यवहार तो कर सकते हो, इवान ने चिढ़कर कहा क्योंकि ये मांसल सिर्फ बेवकूफ़ों की तरह हंस रहे थे जबकि वे सामने खड़े थे उसे। तुम कमीने क्या सोचते हो कि अगर हम अकादमी के अंदर हैं तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा? माइक ने इवान की फटी हुई शर्ट का कॉलर पकड़ते हुए कहा। जब माइक ने उसका कॉलर पकड़ा तो इवान के हाव भाव ठंडे हो गए। अगर तुम अपनी बाकी की जिंदगी बिस्तर पर पड़े रहना नहीं चाहते हो तो अपने गंदे हाथ हटाओ, इवान ने ठंडी आवाज में कहा।
जब माइक ने ये सुना तो वह हंसना चाहता था, लेकिन जब उसने इवान की गहरी काली आंखों को देखा तो उसे अचानक एक अशुभ एहसास हुआ। वह इवान का कॉलर छोड़कर एक कदम पीछे हटना चाहता था, लेकिन जब उसे याद आया कि इवान कितना कमजोर है तो उसने उस एहसास को त्याग दिया। इवान ने बस माइक को ठंडे अंदाज में देखा और जब उसने अपना कॉलर नहीं छोड़ा तो वह आगे बढ़ने ही वाला था कि किसी ने कहा, यहाँ क्या हो रहा है। माइक ने जल्दी से इवान की शर्ट का कॉलर छोड़ा और आवाज़ सुनकर एक कदम पीछे हट गया। सभी ने उस दिशा में देखा जहां से आवाज़ आई थी और एक लड़की को इवान और माइक की ओर आते देखा। तो आखिरकार क्लास प्रेसिडेंट आ ही गया, एक छात्र जो देख रहा था ने कहा। शो अभी अभी दिलचस्प होने लगा था। मैं देखना चाहता था कि इवान इस तरह की बातें करने के बाद क्या करता, एक छात्र ने असंतुष्ट स्वर में कहा जब उसने देखा कि क्या हुआ। जो लड़की अभी अभी आई थी वह अंतिम वर्ष की क्लास मॉनिटर थी और वह सी जोड़ रैंक की शिकारी है। उसका नाम वैलेरी था। वैलेरी के बाल हल्के नीले और आंखें गहरी हरी थीं, उसकी त्वचा जैड की तरह सफ़ेद थी। वह माइक और इवान के पास आए और एक बार फिर पूछा, यहाँ क्या हो रहा है। कुछ नहीं, हम बस आपस में बात कर रहे थे, माइक ने वैलेरी को देखकर घबराए हुए स्वर में कहा, क्योंकि अगर वे चारों एक साथ काम भी करें तो भी वे उसके साथ कुछ नहीं कर पाएंगे जो पहले से ही सी जोड़ रैंक की शिकारी है। माइक, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी कि दूसरे छात्रों को परेशान मत करो, वैलेरी ने ठंडे स्वर में कहा जब उसने माइक की बात सुनी। लेकिन हमने कुछ नहीं किया, तुम इवान से पूछ सकते हो, माइक ने कहा और इवान को धमकी भरी नज़रों से देखा। जब इवान ने देखा कि माइक उसे कैसे देख रहा है तो उसने बस उपहास किया, लेकिन वह अपने मामले में किसी और को शामिल नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कहा, हाँ, ये लोग मुझसे कुछ राक्षसों के बारे में जानकारी के बारे में पूछ रहे थे क्योंकि वे एक कालकोठरी में प्रवेश करना चाहते हैं। ये मानसल सिर कक्षा में ध्यान नहीं देते हैं और अब मुझसे इसके बारे में पूछ रहे हैं। वैलेरी इवान की प्रतिक्रिया से हैरान थी क्योंकि अतीत में जब भी माइक और अन्य लोगों ने उसे धमकाया था, इवान ने कभी भी उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा था। हालांकि उसने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा था, फिर भी वह आश्चर्यचकित थी कि इवान कम से कम कुछ कहे बिना पीछे नहीं हटा। बस एक साधारण कारण था कि इवान ने माइक और उसके गिरोह के बारे में कभी कुछ नहीं कहा क्योंकि वह उसकी स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ था। शिकारी अकादमी ऐसी जगह नहीं है जहां आप जब भी धमकाए जाएं तो अपने प्रशिक्षक से शिकायत कर सकें। जब तक तुम सीमा पार नहीं करोगे तब तक प्रशिक्षक भी कुछ नहीं करेंगे। वैलेरी क्लास की मॉनिटर है, अगर इवान उससे माइक के बारे में शिकायत करता है तो माइक और उसका गिरोह कुछ समय तक तो ठीक रहेगा, लेकिन कुछ समय बाद फिर से उसे परेशान करेगा। इसके अलावा इवान नहीं चाहता था कि कोई और उसके काम में शामिल हो, इसलिए उसने अभी तक ये नहीं बताया कि माइक उससे झगड़ा कर रहा है। अगली बार क्लास में तुम लोगों को ध्यान देना चाहिए, अगर नहीं और तुम राक्षस के बारे में जानकारी लेने के लिए एक बार फिर मेरे पास आए तो तुम्हें इतनी कीमत चुकानी पड़ेगी कि शायद तुम वहन न कर सको, इवान ने माइक के कंधे थपथपाते हुए कहा। माइक और उसका गिरोह इवान को गुस्से से भरी आंखों से देख सकता था, लेकिन वैलेरी के सामने कुछ भी नहीं कह सकता था। चूंकि मैंने तुम्हें राक्षसों के बारे में पहले ही जानकारी दे दी है, इसलिए मैं अपने रास्ते पर चलता हूँ, इवान ने कहा और अपने छात्रावास के कमरे की ओर चलने लगा। मैं कसम खाता हूं कि तुम्हें इसका पछतावा होगा, माइक ने इवान को देखते हुए सोचा जो पहले ही चलने लगा था। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे क्लास मॉनिटर के रूप में अपने अधिकार का उपयोग करने का मौका नहीं देंगे, वैलेरी ने कहा और वह भी चली गई। शो मेरी उम्मीद से बेहतर था, एक छात्र ने कहा जब उसने माइक और उसके गिरोह के बुरे चेहरे देखे। मुझे यकीन है कि इवान ने पहले जो बातें कही हैं उससे उसने अपनी कब्र खो दी है। क्या आपको लगता है कि इन लोगों से ये सब कहने के बाद वह ठीक हो जाएगा, एक अन्य छात्र ने कहा। इवान को इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरे छात्र क्या सोच रहे थे, क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि माइक फिर से उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, लेकिन अपनी मौजूदा शक्ति के साथ इवान को यकीन था कि माइक और उसके गिरोह की देखभाल करने में उसे कोई समस्या नहीं होगी। जल्द ही इवान अपने कमरे में पहुंच गया। उसने सबसे पहले एक लंबा स्नान किया और खुद को ठीक से साफ किया। नहाते समय इवान आखिरकार अपने शरीर का निरीक्षण करने में सक्षम हो गया। उसका शरीर अब उसके पिछले पतले शरीर की तुलना में पूरी तरह से सुडौल था और उसकी ऊंचाई भी लगभग 5 सेंटीमीटर बढ़ गई थी। क्या मेरा शरीर मोनाक कोर की वजह से इतना बदल गया है? मैंने कभी नहीं पढ़ा कि किसी और के शरीर में सिर्फ F रैंक से D रैंक पर पहुंचने पर इतना बदलाव आया हो। इवान नहाने के बाद बाहर आया और खुद को आईने में देखा। मेरे बाल पूरी तरह से काले हो गए हैं और मेरी आंखों की पुतलियों का रंग भी पहले से ज्यादा गहरा हो गया है, इवान ने आईने के सामने खुद को निहारते हुए कहा। खुद को आईने में देखने के बाद इवान ने कुछ कपड़े पहने और खाने के लिए कुछ नूडल्स बनाए। मैं कल उन कोर को बेच दूंगा और निश्चित रूप से किसी रेस्टोरेंट में जाऊंगा, इवान ने खट्टे चेहरे के साथ नूडल्स खाते हुए कहा। नूडल्स खाने के बाद इवान आखिरकार बिस्तर पर लेट गया और अपना फ़ोन निकाला ताकि यह खोज सके कि कोई व्यक्ति किस तरह का शरीर पा सकता है। इवान अभी भी इस बात को लेकर उलझन में था कि उसे अपनी शैडो मोनाक का शरीर कैसे मिला, इसलिए वह इसके बारे में इंटरनेट पर देखना चाहता था। इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार लोगों के लिए अद्वितीय शरीर पाने के 2 ज्ञात तरीके हैं। पहला, एक व्यक्ति एक अद्वितीय शरीर के साथ पैदा हो सकता है।
दूसरा तब होता है जब कोई व्यक्ति अपनी क्षमता को जागृत करता है, जैसे इवान ने 14 वर्ष की आयु में अपनी क्षमता जागृत की। वे अपनी क्षमता के साथ साथ एक अद्वितीय काया भी जागृत कर सकते हैं। लोगों के लिए एक अद्वितीय काया प्राप्त करने का एक और तरीका हो सकता है, लेकिन इन दो तरीकों के अलावा इंटरनेट पर कोई जानकारी नहीं थी। जब इवान ने इसे पढ़ा और इन दो तरीकों के बारे में सोचा तो उसकी आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं और आखिरकार उसे कुछ एहसास हुआ। पिछला इवान शैडो फिजिक के साथ पैदा हुआ था, लेकिन उसे इसके बारे में तब तक पता नहीं था जब तक कि उसने 14 साल की उम्र में अपनी क्षमता को जागृत नहीं कर लिया, क्योंकि लोग अपनी क्षमता को जागृत करने से पहले अपनी स्थिति विंडो नहीं देख सकते हैं। इवान शैडो फिजिक के साथ पैदा हुआ था, लेकिन इंटरनेट पर फिजिक के बारे में जानकारी पढ़ने के बाद इवान ने निष्कर्ष निकाला कि जब उसने 14 साल की उम्र में अपनी क्षमता को जागृत किया तो उसने अपनी क्षमता के साथ एक और फिजिक भी जागृत की। अपनी क्षमता से उसने जो फिजिक जागृत की वह शैडो मोनार्क फिजिक थी, लेकिन चूंकि उसके पास पहले से ही शैडो फिजिक थी इसलिए उसके फिजिक में एक जटिल समस्या उत्पन्न हो गई और वह शैडो कोर के अलावा किसी अन्य कोर को अवशोषित करने में सक्षम नहीं था। इससे ये भी पता चलता है कि कैसे उसने अपनी छाया काया का त्याग करने के बाद छाया सम्राट काया प्राप्त की, क्योंकि उसके पास दो काया थी और उसने उनमें से एक का त्याग किया। दूसरी काया ने स्वाभाविक रूप से इवान के पूरे शरीर को अपने कब्जे में ले लिया और अन्य कोर को अवशोषित न कर पाने की उसकी समस्या भी हल हो गई। अरे, ये सोचना कि मुझे इतना कष्ट इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पास दो काया थी, बहुत ही बेतुका है। इवान यह महसूस करने के बाद शब्दों के लिए खो गया, क्योंकि आमतौर पर बहुत कम संभावना होती है कि किसी व्यक्ति के पास एक अद्वितीय काया होगी, लेकिन वह इस समय इसलिए कष्ट सह रहा था क्योंकि उसके पास दो काया थी। बेशक ये सब वही था जो इवान ने सोचा था कि उसे छाया सम्राट काया मिलने के अन्य कारण भी हो सकते हैं, लेकिन इंटरनेट पर विवरण पढ़ने के बाद इवान अपने अनुमान में कम से कम 80% निश्चित था। इसे भूल जाओ, मुझे ये फिजिक कैसे मिला, मुझे बस ये सोचना है कि मैं अपने प्राइम कोर की रैंक को बेहतर बनाने के लिए और कोर कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। मैं अपने प्राइम कोर को डी रैंक तक आगे बढ़ाना चाहता हूँ, इससे पहले कि मैं मोनार्क कोर के माध्यम से और अधिक ऊर्जा अवशोषित करूँ। मैं पिछली बार की तरह फिर से अपने प्राइम कोर को तोड़ना नहीं चाहता, इवान ने अपना फ़ोन रखते हुए कहा। मैं अभी कल कोठरी में नहीं जाना चाहता, मुझे कल अकादमी के मिशन हॉल से एक मिशन लेना चाहिए। इवान ने सोचा और अपनी आंखें बंद कर लीं। वह आज उसके साथ हुई सभी चीज़ों के बाद बहुत थक गया था। अगले दिन नाश्ते के बाद इवान लड़कों के छात्रावास से बाहर आया और मिशन हॉल की ओर चला गया। मिशन हॉल वह जगह है जहां शिकारी अकादमी के छात्र विभिन्न प्रकार के मिशन ले सकते हैं और मिशन पॉइंट अर्जित कर सकते हैं। अकादमी के मिशन हॉल में कई प्रकार के मिशन उपलब्ध हैं। इनमें से ज़्यादातर मिशन सामान्य लोगों द्वारा जारी किए जाते हैं जो शिकारी नहीं होते हैं। ये मिशन बहुत खतरनाक नहीं होते क्योंकि ज़्यादातर मिशन छात्रों को प्रशिक्षित करने और उन्हें पढ़ाने के उद्देश्य से होते हैं। इवान एक 2 मंजिला इमारत के सामने आया। वहाँ कई छात्र थे जो इमारत में प्रवेश कर रहे थे और बाहर निकल रहे थे। इवान इमारत के अंदर गया और कई रिसेप्शन देखे। छात्र रिसेप्शनिस्ट से बात कर रहे थे और अपने लिए सबसे उपयुक्त मिशन चुन रहे थे। इवान एक पुरुष रिसेप्शनिस्ट के पास भी गया। जब इवान रिसेप्शनिस्ट के पास आया तो उसने पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? क्या कोई डी रैंक मिशन है? इवान ने रिसेप्शनिस्ट के पास आकर उससे पूछा, क्या आप मुझे अकादमी द्वारा प्रदान किया गया अपना शिकारी कार्ड दिखा सकते हैं? रिसेप्शनिस्ट ने पूछा क्योंकि वह उसे उसकी रैंक की पुष्टि करने के बाद ही मिशन दिखा सकता है। इवान ने अपना हंटर कार्ड रिसेप्शनिस्ट को दे दिया, लेकिन जब रिसेप्शनिस्ट ने देखा कि इवान एक एफ रैंक हंटर है तो उसने इवान को अजीब तरह से देखा और कहा, माफ़ करना लेकिन तुम्हारी मौजूदा रैंक के साथ मैं तुम्हें डी रैंक मिशन नहीं दिखा सकता। ये तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक होगा और यहाँ तक कि मिशन जारी करने वाले व्यक्ति को भी इस वजह से परेशानी हो सकती है। मैं समझता हूँ, लेकिन मैं पहले ही ई रैंक पर पहुँच चुका हूँ। मैंने बस अपना कार्ड अपडेट नहीं किया क्योंकि मैं व्यस्त था और नियमों के अनुसार मैं उन मिशनों को स्वीकार कर सकता हूँ जो मुझसे एक रैंक ऊपर हैं, है ना? इवान ने रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर शांति से कहा, क्या तुम कृपया अपना हाथ इस गोले पर रख सकते हो ताकि मैं तुम्हारी रैंक की पुष्टि कर सकूं? रिसेप्शनिस्ट ने एक फुटबॉल के आकार का सफ़ेद गोला निकाला और इवान के सामने रख दिया। इवान को इस ओब के बारे में पहले से ही पता था, जब आप इस पर अपना हाथ रखेंगे तो यह ओब आपकी रैंक दिखा सकता है। इवान को यकीन नहीं था कि यह कैसे काम करता है, लेकिन किताब के अनुसार ओब उसके प्राइम कोर की ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करेगा और अपनी वर्तमान रैंक दिखाएगा। इवान ने रैंकिंग ओब पर अपना हाथ रखा और उसने महसूस किया कि ओब के माध्यम से उसके शरीर में एक अजीब ऊर्जा प्रवेश कर रही है। ऊर्जा उसके प्राइम कोर की ओर चली गई और उसके प्राइम कोर के चारों ओर घूमने के बाद ऊर्जा एक बार फिर ओब में वापस आ गई। जब ऊर्जा वापस लौटी तो ओब चमक उठा और हरे रंग में ए शब्द दिखा। जब रिसेप्शनिस्ट ने ये देखा तो उसने ओब को दूर रख दिया और कहा, ठीक है, मैं आपको डी रैंक मिशन दिखा सकता हूँ, कृपया एक पल रुकें। रिसेप्शनिस्ट ने कुछ कागज़ निकाले और डी रैंक मिशनों को छांटने के बाद जो इवान के लिए उपयुक्त थे उसने उसे कुछ कागज़ दिए। इवान ने कागज़ लिए और मिशनों को देखा। फायर सेबर टूथ टाइगर के 5 दांत लाओ, 15 मिशन पॉइंट इनाम में पाओ, हॉक बैंडिट समूह के सदस्यों को मार डालो, 15 मिशन पॉइंट इनाम में दें।
रात के जंगल से चांदनी घास के 5 डंठल इकट्ठा करें। 20 मिशन पॉइंट इनाम में दें। स्टेल क्षेत्र के पास भूतों को मारें। 15 मिशन पॉइंट इनाम में दें। लाओ, कई मिशन थे और ज़्यादातर मिशनों को 15 मिशन पॉइंट इनाम में दिए गए थे। इवान इन मिशन पॉइंट का इस्तेमाल हथियार, पोषण, कोर और अकादमी से कई और चीज़ें खरीदने के लिए कर सकता है। इवान ने 30,000 क्रेडिट से जो रैंक 2 अदृश्यता पोषण खरीदा था, उसे 50 मिशन पॉइंट से खरीदा जा सकता है। इवान ने कई मिशन देखे लेकिन उसे अपनी पसंद का कोई मिशन नहीं मिला, लेकिन अचानक इवान ने एक मिशन देखा और रुक गया। एस्ट्रेट शहर से ओक्लिमा शहर तक सामान को सुरक्षित पहुंचाएं। 20 मिशन पॉइंट इनाम में दें। ओक्लिमा शहर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको वहां पहुंचने के लिए जंगली इलाके से गुजरना होगा। अगर मैं इस मिशन को चुनता हूं तो मुझे जंगल में रहने वाले कई राक्षसों का सामना करना पड़ेगा। इवान ने मिशन के विवरण के बारे में पढ़ते हुए सोचा। इवान ने कुछ देर सोचा और आखिरकार इस मिशन को चुन लिया। मैं इस मिशन को स्वीकार करना चाहूंगा, इवान ने रिसेप्शनिस्ट को कागज देते हुए कहा। क्या आप निश्चित हैं कि हालांकि यह एक डी रैंक मिशन है, लेकिन कठिनाई बहुत अधिक है। जंगली क्षेत्र में कई डी रैंक राक्षस हैं, रिसेप्शनिस्ट ने पूछा जब उसने देखा कि इवान ने कौन सा मिशन चुना है। हाँ, मुझे यकीन है। क्या आप इस मिशन का विवरण दे सकते हैं? इवान की बात सुनने के बाद रिसेप्शनिस्ट ने कुछ नहीं कहा और मिशन के विवरण के लिए अपने कंप्यूटर को देखा। मिशन के विवरण को देखने के बाद रिसेप्शनिस्ट ने विवरण प्रिंट किया और इवान को दे दिया। इवान ने विवरण देखा और भौहें चढ़ा दी। मेरे अलावा 3 और शिकारी होंगे और मिशन कल शुरू होगा। इवान को उम्मीद नहीं थी कि उसके अलावा और भी शिकारी होंगे, लेकिन जब उसने इस बारे में ध्यान से सोचा तो उसे एहसास हुआ कि यह स्वाभाविक ही है कि और भी शिकारी होंगे, क्योंकि जंगली क्षेत्र में बहुत सारे राक्षस हैं और एक शिकारी अकेले सब कुछ संभाल नहीं सकता जब तक कि वह बहुत उच्च श्रेणी का शिकारी न हो। चलो बाजार चलते हैं कुछ चीज़ें खरीदने के लिए जो इस मिशन में मेरी मदद करेंगी, इवान ने सोचा और रिसेप्शनिस्ट को धन्यवाद देने के बाद वह मिशन हॉल से बाहर निकल गया। इवान अपने कमरे में वापस नहीं गया बल्कि वह अकादमी से बाहर निकल गया और टैक्सी लेने के बाद वह एक बार फिर शहर के प्लाजा में आया जहां उसने पिछली बार अदृश्यता औषधि खरीदी थी। इवान यहां उन कोर को बेचने आया था जो उसने शैडो किंगडम कालकोटरी में राक्षसों को मारने के बाद बचाए थे। इवान प्लाजा के अंदर गया और लिफ्ट लेने के बाद 10वीं मंजिल पर गया जहां लोग कोर बेचते और खरीदते हैं। इवान प्लाजा की 10वीं मंजिल पर पहुंचा और 7वीं मंजिल के विपरीत जहां पोषण बेचे जा रहे थे, इस मंजिल पर बहुत कम लोग थे क्योंकि शायद ही कोई राक्षस कोर बेचता हो। इवान रिसेप्शनिस्ट में से एक के पास गया। जब रिसेप्शनिस्ट ने इवान को देखा तो उसने विनम्रता से उससे पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? इवान ने 4 शैडो कोर निकाले और कहा, मैं ये शैडो कोर बेचना चाहता हूं। रिसेप्शनिस्ट की आंखें चमक उठीं जब उसने 4 शैडो कोर देखे। जरूर, हम आपको प्रत्येक शैडो कोर के लिए 30,000 क्रेडिट दे सकते हैं। यहाँ आने से पहले इवान ने पहले ही इंटरनेट पर कोर की कीमत चेक कर ली थी और वह रिसेप्शनिस्ट द्वारा दी गई कीमत से संतुष्ट था, इसलिए उसने कोर बेच दिए और 1,20,000 क्रेडिट प्राप्त किए। कोर बेचने के बाद इवान 7वीं मंजिल पर गया और कुछ हीलिंग और मैना पोशन खरीदे क्योंकि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वह अपने मिशन के दौरान घायल हो सकता है। कुछ औषधियाँ खरीदने के बाद इवान प्लाजा से निकल गया और यात्रा के लिए कुछ खाद्य पदार्थ और अन्य चीज़ें खरीदने चला गया। जब उसने सब कुछ कर लिया तो शाम हो चुकी थी। मुझे आज किसी रेस्तरां में खाना चाहिए क्योंकि मैं कल एक मिशन पर जा रहा हूँ। इवान एस्ट्रेट शहर के सबसे अच्छे रेस्तरां में से एक में गया। खाने के बाद इवान जल्दी आराम करने के लिए अकादमी में वापस चला गया क्योंकि कल वह ओक्लिमा शहर के लिए रवाना होगा। अगले दिन इवान ने एक टैक्सी ली और शहर के गेट की ओर चला गया जहां वह अन्य 3 शिकारियों और मिशन जारी करने वाले व्यापारी से मिलेगा। इवान ने एस्ट्रेट शहर कभी नहीं छोड़ा, इसलिए उसे शहर के बाहर की सही स्थिति का पता नहीं है, लेकिन जानकारी के अनुसार उसने इंटरनेट पर पाया कि शहर छोड़ना बहुत खतरनाक है क्योंकि शहरों के बाहर कई राक्षस हैं। अरोरा दुनिया में अधिकांश शहर एक अवरोध द्वारा सुरक्षित हैं जो किसी भी राक्षस को उनके पास आने से रोकता है, लेकिन जब कोई शहर छोड़ता है तो वह इस अवरोध की सुरक्षा खो देता है और उसे अपनी शक्ति से राक्षस से खुद को बचाना पड़ता है। अधिकांश व्यापारी जिन्हें अपना माल बेचने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है, वे शिकारी संघों में मिशन जारी करते हैं ताकि वे अपनी सुरक्षा के लिए कुछ शिकारी नियुक्त कर सकें। शिकारी संघ अकादमी के साथ मिलकर काम करता है और छात्रों को प्रशिक्षण के उद्देश्य से कुछ कम खतरे वाले मिशन प्रदान करता है। इवान को इस मिशन में शामिल होने वाले अन्य शिकारियों की अधिक चिंता थी। वह जानता था कि ये शिकारी शिकारी संघ से होंगे और काफ़ी शक्तिशाली होंगे। मिशन के विवरण के अनुसार यह ठीक होना चाहिए। वे तीनों भी डी रैंक के शिकारी होंगे। अगर कुछ हुआ भी तो मैं उनका ख्याल रख पाऊंगा। हालांकि उन सभी को एक साथ काम करना होगा और सामान को सुरक्षित रूप से ओक्लिमा शहर तक पहुंचाना होगा। इवान अच्छी तरह से जानता था कि मनुष्य इस दुनिया में राक्षसों से अधिक खतरनाक हैं। जल्द ही इवान शहर के गेट पर पहुंच गया जहां उसे अन्य शिकारियों और व्यापारी से मिलना था। इवान ने शहर के गेट पर कुछ वाहन देखे। ये वाहन वैन की तरह थे, लेकिन उनमें से अधिकांश 5 से 10 मीटर लंबे थे।
ये सभी वैन विज्ञान और जादू का उपयोग करके बनाई गई हैं। वैन राक्षस कोर द्वारा संचालित हैं और यहाँ तक कि वैन को राक्षसों से बचाने के लिए अवरोध भी हैं। चलो देखते हैं वैन नंबर को 90 कहाँ है। शहर के गेट पर पहुंचने के बाद इवान ने उस वैन की तलाश की जिसकी उसे रक्षा करनी है। 5 मिनट के बाद इवान को आखिरकार वैन नंबर को 90 मिल गई। ये वैन 10 मीटर लंबी थी और काले स्टील जैसी धातु से बनी थी। वैन में कुछ हथियार लगे हुए थे और आधुनिक पृथ्वी के वाहनों की तुलना में ये भविष्य के वाहन की तरह दिखता है। इवान ने देखा कि एक मध्यम आयु का आदमी वैन के पास खड़ा था। वह आदमी शायद हेनरी जिसने मिशन जारी किया था, इवान ने सोचा जब उसने एक मध्यम आयु के आदमी को बिजनेस सूट पहने देखा। हाय, क्या आप इवान हैं? मध्यम आयु के आदमी ने पूछा जब उसने इवान को अपनी ओर आते देखा। हाँ, मैं हूँ। क्या आप मुझे अपना शिकारी कार्ड दिखा सकते हैं? इवान ने हेनरी को अपना शिकारी कार्ड दिखाया जिससे पता चल रहा था कि वही रैंक का शिकारी है। मिशन हॉल में रिसेप्शनिस्ट ने कल उसकी रैंक अपडेट कर दी थी जब वह मिशन चुनने गया था। इवान के कार्ड की जांच करने के बाद उसने सिर हिलाया। तुम सबसे पहले आए हो, बाकी लोग जल्दी ही आ जाएंगे। हमें ओक्लिमा शहर पहुंचने में 2 दिन लगेंगे, है ना? इवान ने अन्य शिकारियों के आने का इंतजार करते हुए हेनरी से पूछा। हाँ, क्या तुम पहली बार शहर से बाहर जा रहे हो? हेनरी ने इवान से पूछा। हाँ, मैंने कभी एस्ट्रेट शहर नहीं छोड़ा। यह मेरा पहली बार शहर से बाहर जाने का समय होगा। तुम्हें बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर उच्च श्रेणी के राक्षसों को हर महीने शिकारी संघों द्वारा हटा दिया जाता है। हमें अपनी यात्रा के दौरान किसी भी ऐसे राक्षस का सामना नहीं करना पड़ेगा जो डी रैंक से ऊपर है, हेनरी ने कहा जब उसने सुना कि इवान कभी शहर से बाहर नहीं गया। 5 मिनट के बाद इवान ने 2 लोगों को अपनी ओर आते देखा। वे दोनों डी रैंक के शिकारी थे। तो ये संघ के शिकारी हैं। इवान ने शिकारियों को ध्यान से देखा। वे दोनों लगभग 30 साल के थे और काफ़ी अनुभवी लग रहे थे। नमस्ते, मैं जॉर्ज हूँ और वह डीन है। जब शिकारी हेनरी के पास आए तो उनमें से एक ने कहा, नमस्ते, मैं हेनरी हूँ, क्या आप लोग अपना शिकारी कार्ड दिखा सकते हैं? यहाँ जॉर्ज और डीन दोनों ने हेनरी को अपना शिकारी कार्ड दिखाया। जब उसने उनकी पहचान की पुष्टि की तो उसने सिर हिलाया। ठीक है, जैसे ही आखिरी शिकारी आएगा हम चले जाएंगे। ओह, लगता है वह यहाँ है। एथन ने आखिरी शिकारी को देखा जो उनकी ओर आ रहा था और आश्चर्यचकित था क्योंकि आखिरी शिकारी जो आया था वह भी अकादमी का शिकारी था। जेम्स, इवान को इस शिकारी का नाम याद था क्योंकि इवान की तरह वह भी एक अनाथ है और माइक और उसका गिरोह अक्सर उसे धमकाने की कोशिश करता है। जेम्स एक मिलनसार व्यक्ति नहीं है और अकादमी में किसी से बात नहीं करता है, इसलिए इवान उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। क्या आप जेम्स हैं? हेनरी ने पूछा जब जेम्स उनके पास पहुंचा। जेम्स ने सिर हिलाया और अपना शिकारी कार्ड हेनरी को सौंप दिया। अपने शिकारी कार्ड की जांच करने के बाद हेनरी ने सिर हिलाया और कहा, अब जब सभी यहाँ हैं तो हमें चले जाना चाहिए। सबसे पहले मैं हेनरी हूँ। आपका मिशन मुझे और मेरे माल की रक्षा करना है जब तक कि हम ओक्लिमा शहर तक नहीं पहुँच जाते और एस्ट्रेट शहर वापस नहीं आ जाते। हम हर महीने शिकारी संघ द्वारा साफ किए जाने वाले मार्ग से जाएंगे ताकि हमें कोई ऐसा राक्षस न मिले जो डी रैंक से ऊपर हो। कोई सवाल? जब हेनरी ने ये देखा तो किसी ने कुछ नहीं पूछा। उसने सिर हिलाया। ठीक है, तो फिर चलते हैं। वैन को 3 भागों में विभाजित किया गया था। हेनरी पहले भाग में गया जहां वैन का ड्राइवर हर समय बैठा रहता था। दूसरे भाग में इवान और शिकारियों को जो सामान सुरक्षित रखना था उसे रखा गया था और तीसरा भाग सबसे बड़ा था जहां सभी 4 शिकारी बैठे थे।